हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आज हम आप सभी के लिए पार्ट 2 लाए हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर एकेटिव थर्ड सेमेस्टर। तो डियर फ्रेंड, आप सभी का जो थर्ड सेमेस्टर होगा एकेटिव का, उसके लिए हम पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं। तो पहला पार्ट में जो आप सभी को हम बताए थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ 2 नंबर के आप सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसमें डियर फ्रेंड, आप सभी को हम पार्ट 2 का वीडियो बताएंगे। तो चलिए इसमें क्या टॉपिक बताने वाले हैं पहले हम वो बता देते हैं, ठीक। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि डियर फ्रेंड, आप सभी का जितने भी सब्जेक्ट का पेपर होगा, आप सभी के इस सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, सिग्नल सिस्टम एनालिसिस है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है, इसके बाद CSS है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है और इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट है। सभी भी वीडियो हम लाएंगे, सभी सब्जेक्ट पे 3 से 4 पार्ट वीडियो में हमारे रहेंगे। तो डियर फ्रेंड, अगर आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किया है, आप वन नाइट फाइट की स्टूडेंट है, आप 10 दिन में 5 दिन में एग्जाम को पढ़ करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो ताकि आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे सारे पार्ट को देख सके। आप सभी के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम 3 से 4 पार्ट वीडियो लाएंगे। उन वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे, एक तरफ से समझ लेंगे, उन सारी चीज़ों को जो भी हम बताएंगे समझाएंगे, उन सभी चीज़ों को नोट करके आप पढ़ लेंगे, तो आपके 100% मैं कहता हूँ आप सभी के बैक एकदम नहीं लगेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आज हम क्या बताने वाले टॉपिक बता देते हैं। आज का जो पार्ट 2 में वीडियो देखिए, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का 4 पार्ट में वीडियो लाएंगे। जो पहला पार्ट हम तो ला चुके थे, सेकेंड पार्ट ये है, 2 पार्ट में वीडियो अभी और आएगा, ठीक। तो चलिए इस पार्ट में देखिए क्या क्या हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक लिख रखा है और अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को सारा चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसमें पार्ट 1 में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे, इसमें जितने टॉर्क लगते हैं, डैम्पिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, उनका डिटेल्स में समझाएंगे। ये एक्चुअल में टॉर्क होते क्या है, उनका डेरिवेशन क्या होता है, ठीक। इसके बाद इसका एडवांटेज बताएंगे, PMC का एडवांटेज क्या होता है, PMC का डिसएडवांटेज क्या होता है। इसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आप सभी को बताएंगे अपने इसी वीडियो में। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन को बताएंगे, इसमें इस कंट्रोलिंग टॉर्क जो लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे लगता है, इसके बाद डैम्पिंग टॉर्क कैसे लगता है, इसके बाद क्या इसका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, और इसके स्केल के बारे में बताएंगे। चलिए इस टॉपिक को बताने के बाद हम तीसरा नंबर जो आज पॉइंट बताएंगे, 3 फेज एनर्जी मीटर, 3 फेज एनर्जी मीटर बताएंगे, सॉरी यार, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। जैसा कि आपके घरों में एनर्जी मीटर प्रयोग जो होता है वो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है। इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स बताएंगे, इसका वर्किंग प्रोसेस बताएंगे, इसका डेरिवेशन, इसके टॉर्क का डेरिवेशन, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या दिक्कत होती है, इसमें क्रीपिंग एरर कैसे आता है, क्रीपिंग एरर कहते किसको है, क्रीपिंग एरर को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को अपनी इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक। उसके साथ साथ डियर फ्रेंड, चौथा पॉइंट टॉपिक बताएंगे अपनी इस वीडियो में, मेजरिंग रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस 3 टाइप का होता है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। इसके बाद लो रेजिस्टेंस को हम किस ब्रिज के द्वारा मापेंगे, या फिर बोले तो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापेंगे, उसका उस चीज़ को बताएंगे, उसका मेथड प्रोसेस पूरा समझाएंगे आप सभी को। मीडियम रेजिस्टेंस को हम किन किन विधियों द्वारा माप सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस को हम किन किन विधियों द्वारा माप सकते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा मापते हैं, हाई रेजिस्टेंस को मेगर द्वारा मापते हैं। तो मेगर क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, सारा चीज़ अपनी इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो हम आज अपने पार्ट 1 की वीडियो में इन्हीं 4 टॉपिक को कवर करेंगे। और आपके अभी आगे देखिए सारा टॉपिक हमने लिख रखा है, मतलब हम 3 पार्ट में सारा चीज़ अपन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के जो मेन चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें अपने सेमेस्टर एग्जाम में, वो 3 पार्ट में हम खत्म कर देंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा डियर फ्रेंड, क्योंकि पिछली बार भी हमने वीडियो बनाया था तो वो वीडियो एग्जाम के पीरियड में बनाया था, तो बहुत सारे लड़के देख नहीं पाए थे और हमें भी बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, अपलोडिंग करने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से हम इस बार इस वीडियो को लगभग आपके 1 महीने पहले बना रहे हैं, ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, खासकर जो पढ़ते नहीं है, मतलब पूरे सेमेस्टर पढ़ते नहीं, 10 दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उनके पास से जरूर पहुंच जाए, ठीक। तो अगर आपने सेमेस्टर पूरा अच्छे से पढ़ाई किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारा वीडियो देखने, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आप अपने से कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये इतना पॉइंट अपने इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद अब जो हमारा पार्ट 2 आएगा, ये देखिए फर्स्ट पार्ट में रहेगा, ठीक। ये हमारा आज की वीडियो में रहेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्लियर करेंगे ब्रिज जो आपके AC ब्रिज होते हैं, जैसे मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ओवेंस ब्रिज क्या होता है, उनका डेरिवेशन डिटेल्स में, फेजर डायग्राम, सारा चीज़ समझाएंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में बताएंगे इलेक्ट्रोडायनमो टाइप वाट मीटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे, वर्किंग प्रोसेस बताएंगे, उसका डेरिवेशन, इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज,
इसके बाद उसमें कैसे कैसे एरर आते हैं, सारा चीज़ बताएंगे। ठीक, उसके बाद फिर बताएंगे हम डियर फ्रेंड आप सभी को शेयरिंग ब्रिज के बारे में, डी शॉर्ट की ब्रिज के बारे में। ये इतना इतना पॉइंट रहेगा पार्ट 2 की वीडियो में, इतना। ठीक, तो ये रहेगा पार्ट 2 में, सेकेंड पार्ट में। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए क्या क्या रहेगा। ट्रांसड्यूसर रहेगा, टाइप्स ट्रांसड्यूसर्स रहेगा, ट्रांसड्यूसर के कितने टाइप होते हैं। उसके बाद सीआरओ क्या होता है, जैसे कि सीआरओ को हम फुल नेम में बोलते हैं कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। इसके बाद ईरर क्या होता है, ईरर में बहुत सारे ईरर आते हैं, रिलेटिव ईरर, एब्सोल्यूट ईरर। ठीक, और अब से मतलब ईरर बहुत टाइप के होते हैं, उन सभी ईरर को हम बताएंगे अपनी इसी वीडियो में, पार्ट थर्ड की वीडियो में। ठीक, इसके बाद सॉरी फोर्थ की वीडियो में। मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे जो हम सेकेंड लिखे ना, ये तो आज का जो एक तो अपलोड कर चुके हैं आप सभी के क्वांटम से, तो ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ। ठीक, इसके बाद ये रहा पार्ट 4 का वीडियो। पार्ट 4 हम बताएंगे आप सभी को ट्रांसड्यूसर्स के क्या होता है, ट्रांसड्यूसर्स के टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। उसके बाद सीआरओ बताएंगे, ईरर बताएंगे। उसके बाद हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये अपने पार्ट 4 की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 का जो वीडियो है आज का, पीएमसी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, क्रीपिंग और मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लो मीडियम हाई, ये सारी चीज़ों को अपने इसी वीडियो में कवर करते हैं। बस आप लोग साथ दीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारा पॉइंट जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं सारा क्लियर कर देंगे। ठीक, तो चलिए अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को सारा चीज़ समझाते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आप लोग को ज़्यादा वीडियो बनाने में मतलब समझाने में दिक्कत ना हो, टाइमिंग ज़्यादा ना हो। ठीक, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। अगर एक बात और कहना चाहेंगे वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और AKTU से बीटेक कर रहे हैं, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं। जो जिस भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आप सभी को रिक्वायरमेंट रहता है, आप कमेंट करिएगा, सभी सब्जेक्ट पर वीडियो आ जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला पॉइंट है पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी को हम जो फुल फॉर्म में बोलते हैं परमानेंट, पी का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो आपका पीएमसी होता है ना, ये एसी और डीसी को दोनों को मेजर नहीं करता है, ये ओनली वन डीसी को मेजर करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है इट कैन रीड्स ओनली डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू। कहने का मतलब है जो आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है यह केवल डीसी वैल्यू को मेजर करता है, या फिर बोले तो एवरेज वैल्यू को। ठीक, चलिए आगे पीएमसी का डायग्राम हमने बना रखा है, तो देखिए जितना भी टॉपिक हम बता रहे हैं उनको लिखते चलिए, या फिर अपने इसको स्क्रीनशॉट करते हुए चलिए। ठीक, बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो यहाँ पे देखिए परमानेंट हम मैग्नेट का यूज करते हैं NS, इसीलिए हम इसको कहते हैं पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हमने डायग्राम बना रखा है पहले से ही। तो एल्यूमिनियम का एक फॉर्म होता है, इसके ऊपर एक कॉइल लपेटी होती है, इस एल्यूमिनियम फॉर्म के ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। इसके बाद कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगाए रहते हैं, S1 S2। ठीक, तो डियर फ्रेंड होता क्या है, तो चलिए पहले इसको कंस्ट्रक्शन पे बताते हैं, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम आपको समझाएंगे। ठीक, तो चलिए कंस्ट्रक्शन देखिए आप लोग। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, इट विल कंसिस्ट ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट विच इज मेड ऑफ एल्निको एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट। तो जो आपका ये कंस्ट्रक्शन अगर हम बताएं तो ये परमानेंट मैग्नेट से बना होता है। जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है वो एल्निको से मिलकर के बना होता है। एल्निको में देखिए एल्यूमिनियम Al, Ni मतलब निकिल, CO मतलब कोबाल्ट, तो यहाँ आपने लिख रखा है एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट। ठीक, चलिए अगर हम इसकी फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो फ्लक्स डेंसिटी होता है वो होता है 0.1 टेस्ला से लेकर के 1 टेस्ला। और टेस्ला का अगर यूनिट की हम बात करें तो इसका यूनिट होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखिए, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो परमानेंट मैग्नेट के हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, द कंट्रोलिंग टॉर्क विल बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्प्रिंग विच इज मेड ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज। पीएमसी में जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वह 2 स्प्रिंग के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। जो आपका स्प्रिंग होता है वो बना होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज का। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ गए होंगे। डियर फ्रेंड देखिए हम इसी फ्लो में बताते हुए आगे निकलेंगे, क्योंकि अगर हम बैठ के सारा चीज़ बहुत समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा लंबा समय हो जाएगा, तो वीडियो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे ना हम अपलोड कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे इसी सीक्वेंस में कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ताकि उस हिसाब से आगे भी हम वीडियो लाएं। कुछ अगर कमी लग रही हो तो भी बताइएगा ताकि इंप्रूवमेंट हम कुछ कर सकें। चलिए आगे देखिए, द डैम्पिंग
यूज इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज ईडी करेंट डैम्पिंग। पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो हम डैम्पिंग प्रयोग करते हैं डैम्पिंग के लिए, उसमें हम डैम्पिंग जो यूज करते हैं वो ईडी करेंट डैम्पिंग यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका देखिए टॉर्क जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और एक लास्ट होता है आप सभी का डैम्पिंग टॉर्क। तो देखिए पहले हम बताते हैं कि आप सभी का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वह टॉर्क है जब कोई हमारा करंट या फिर वोल्टेज किसी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होता है तो उसका इंडिकेटर जिस वजह से इंडिकेट करता है, जिस टॉर्क की वजह से, जैसे कि यहाँ पे 0 पे है, इसके बाद करंट इसमें गया इंस्ट्रूमेंट में, तो इंडिकेट करेगा ना कितना करंट गया। तो ये जिस टॉर्क की वजह से ये ऐसे करके यहाँ 5 एम्पियर बता दिया, जैसे मान लीजिए स्केल है 5 एम्पियर बता दिया, तो ये जो जिस कारण हो रहा है, जिस टॉर्क की वजह से हो रहा है, इसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक, तो आप लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझ गए होंगे। अब बताते हैं हम कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, इसको कंट्रोल करता है, इस निडल को, इस पॉइंटर को, यहाँ पे देखिए साफ साफ यार, इस पॉइंटर को कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर यार कोई कंट्रोल ना करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो ये कहाँ कहीं जाके मतलब रुकेगा ही नहीं, और पता चले रुकना था यहाँ पे, इसको 5 एम्पियर पे शो करना था और रुक गया जाके 100 एम्पियर पे, तो हम लोग को तो पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसलिए कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज किया जाता है। अब आगे देखिए डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। डैम्पिंग टॉर्क ना डैम्प करने का काम करता है। कहने का मतलब है एक प्रकार से आप ये समझिए डैम्पिंग टॉर्क जैसे कि ऑक्सिलोस्कोप हो रहा है, जैसे कि पॉइंटर जा करके अब हल्का हल्का ऐसे 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 मतलब इधर उधर कर रहा है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसको एकदम डैम्प करने का काम करता है, मतलब यहीं एकदम रोक देगा एग्जैक्ट वैल्यू पर। और फिर डैम्पिंग टॉर्क का इसके साथ साथ और क्या काम रहता है, डैम्प करने के बाद जब आपका सप्लाई कट गया, मतलब इंस्ट्रूमेंट में अब करंट नहीं आ रही है, तो उसको पुनः जीरो पे ऐसे लाने का काम करता है, मतलब उसको खींच करके वह टॉर्क इसको खींच करके जीरो पे फिर से पुनः अपने पुराने स्थिति में ला देगी, तो उसको हम कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो उम्मीद करते हैं आप लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क समझ चुके होंगे। अब इसी सीक्वेंस के लिए हम आगे चलते हैं। ठीक, तो अब ये बताइए पीएमसीएम ने क्या बताया, जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क बता दिए कैसे प्रोड्यूस होगा, और इसमें स्प्रिंग कंट्रोल जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क का जो यूज हम करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं, और इसके डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शन ईडी करेंट डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है ईडी करेंट डैम्पिंग यूज करते हैं पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में, दिस डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड एल्यूमिनियम सीट। जो आपका ये डैम्पिंग टॉर्क होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं डैम्पिंग, वह परमानेंट मैग्नेट और एल्यूमिनियम सीट के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, उसका हेल्प लेकर के। आगे देखिए, द क्वाइल इज वाउंड ओवर एन एल्यूमिनियम फॉर्मर विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप। जो क्वाइल होती है पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का, देखिए ये जो क्वाइल है ये एल्यूमिनियम के फॉर्म के ऊपर लपेटी होती है। ठीक, देखिए इसमें जो फोर्स लगता है, नीडल को जो फोर्स लगता है उसकी जो वैल्यू होती है, फार्मूला अगर हम बताएं तो F बराबर होता है NBIL साइन थीटा, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न, B जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसी को हम कह सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी, एल जो होता है लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्मर होता है, उसके बाद साइन थीटा में जो थीटा है एंगल बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड करंट होता है। ठीक, और एफ जो है आप सभी का फोर्स है। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में, अब चलिए हम बताते हैं इसका डेरिवेशन कि एक्चुअल में पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो लगता कैसे है। तो देखिए इसका हमने डेरिवेशन भी कायदे यहाँ पे कर रखा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि सारा डेरिवेशन एक तरफ से बताने लगेंगे यार तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेन चीज़ हम बताते हैं जो आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक, तो ये हमने डेरिवेशन पूरा कर रखा है, हमें आता भी है। अगर आपको यही डेरिवेशन ही चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम डेरिवेशन भी बता देंगे। अभी मेरा पर्पज ये है कि आप सभी को इतना इस हिसाब से बताएं कि आपके 1 घंटे में 4 टॉपिक हो जाए और 3 पार्ट में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए हम इसका नॉर्मल मोटा मोटा बताने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे डेरिवेशन हमने बेकायदे कर रखा है। तो हम ये बताते हैं ना, इसमें जो फोर्स होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से लगता है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो होता है, देखिए फोर्स जो आपका थंब होता है वो फोर्स का डायरेक्शन शो करता है, उंगली जो होती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है, और बीच वाली उंगली जो होती है ये करंट का डायरेक्शन शो करता है। इसी थंब रूल को, सॉरी थंब नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके इस पर हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। जब आप एल्यूमिनियम फॉर्मर पर फोर्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए आपका ये एल्यूमिनियम फॉर्मर है, इसके ऊपर कॉइल लपेटी होती है,
तो यहाँ इस वाले कंडक्टर का जो फोर्स होता है जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0। इस वाले कंडक्टर देखिए, कंडक्टर नंबर 1 है, ये कंडक्टर नंबर 2 है, एल्यूमिनियम फॉर्मूला के ऊपर ये कंडक्टर चारों तरफ लिपटा है, तो ये कंडक्टर नंबर 2 है, ये कंडक्टर नंबर 3 है, ये कंडक्टर नंबर 4 है। ये वाले कंडक्टर और ये वाले कंडक्टर फोर्स की वैल्यू 0 आती है, और सेकेंड वाले कंडक्टर और फोर्थ वाले कंडक्टर पे फोर्स की वैल्यू आती है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि परमानेंट मैग्नेट रहेगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और ये जो करंट है इसका भी डायरेक्शन सेम रहेगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। इस वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो 0 हो जाता है इस कंडक्टर पे और इस कंडक्टर पे। लेकिन कॉइल नंबर 2 और कॉइल नंबर 4 पर ये लंब डालेगा क्योंकि करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका जो परमानेंट मैग्नेट 2 हम यूज किए हैं उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, और करंट हमारा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक, तो उन दोनों के बीच का जब हम एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर एन बी आई साइन थीटा होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो वहाँ पे 0 नहीं होगा। तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, एक फोर्स यहाँ पे लगेगा। इनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, कहने का मतलब एक फोर्स नीचे लगेगा और एक फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहीं पे तो हम इंडिकेटर लगाए थे एल्यूमिनियम के, जैसे कि इसको आप समझ लीजिए मेरा उंगली इंडिकेटर, यही तो इंडिकेटर लगाए थे। जब आप इसमें करंट देंगे, ये आपका कॉइल है, ये पॉजिटिव सिरा, यहाँ से करंट इंटर करेगा और यहाँ से करंट बाहर आएगा, इसलिए हम इसको डॉट से शो किए हैं और इसको क्रॉस से शो किए हैं। ठीक, तो यहाँ से आपकी करंट गई अंदर और यहाँ से करंट आई बाहर। जब ये करंट जाएगी तो यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो आपका ये एल्यूमिनियम का जो पूरा डिस्क है ये ऐसे रोटेट कर जाएगा इधर। ठीक, क्योंकि ये एक फोर्स ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो आपका ये ऐसे रोटेट कर गया। ठीक, तो एल्यूमिनियम का पॉइंटर भी इसी के साथ हम लोग कनेक्ट किए रहते हैं, तो वो भी रोटेट कर जाएगा। जिस हिसाब से करंट जितना ज़्यादा जाएगा, जैसे 5 एम्पियर जा रहा है तो ये कम रोटेट करेगा, और 5 एम्पियर से ज़्यादा 10 एम्पियर फिर 15 एम्पियर जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा रोटेट कर जाएगा। तो ये इसका फिनोमिना उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जो मेन इसका डेरिवेशन है पूरा यही है, बाकी यहाँ पे बहुत डिटेल्स में देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिखाई देते हैं। केस नंबर 2 कंसीडर कॉइल नंबर 2, तो जब कॉइल नंबर 2 आप कंसीडर करेंगे तो उसमें देखिए करंट ऐसे जा रहा है और मेन मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे है, तो इसका जो एंगल आएगा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर तब फोर्स का फार्मूला जो होता है F2 बराबर NBIL साइन 90 डिग्री होता है, तो F2 बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, तो F2 बराबर हो जाएगा NBIL, जहाँ पे F2 मैक्सिमम मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कंडक्टर नंबर 2 फोर्स लग रहा है। अगर चलिए कंसीडर करते हैं हम कंडक्टर नंबर 1, जिसपे कि हम कंसीडर, देखिए कंडक्टर नंबर 1 आपका ये है, तो हमने बोला ना यहाँ पे करंट यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा। देखिए कंसीडर कंडक्टर नंबर 1, जब कंडक्टर नंबर 1 हम कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट भी हमारी इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हमारी इधर है, तो इन दोनों के बीच का जब एंगल हम निकालेंगे तो वो 0 डिग्री आएगा। देखिए ये है कंडक्टर में जो करंट जा रही है, करंट का डायरेक्शन हमने फेजर डायग्राम शो किया है, और ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन है। ठीक, तो इन दोनों का देखिए पैरेलल है और इनका डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा। तो इसको अगर हम फोर्स वाले फार्मूला में रखेंगे F1 बराबर NBIL साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर साइन 0 अंश रखेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो कहने मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा और आपका यहाँ पे भी फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे भी ये लंबवत काट रहा है फ्लक्स को, ये करंट, और यहाँ पे भी लंबवत काट रहा है इस फ्लक्स को। ठीक, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और सॉरी फोर्स की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे निगेटिव आएगी, क्योंकि ये इसके जो बीच का एंगल है इधर हम दिखा देते हैं। कंडक्टर नंबर 3 का भी देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा फोर्स, और कंडक्टर नंबर केस नंबर 4 अगर हम लेंगे तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी आपका देखिए ये 270 या फिर बोले तो -90 डिग्री आएगा। तो जब आप फोर्स 4 निकालेंगे, F4 निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू -NBIL आएगा। ठीक, तो इसलिए माइनस आ रहा है, इस वजह से ये नीचे लग रहा है, और वो उधर वो कंडक्टर नंबर 2 पॉजिटिव आ रहा था, इस वजह से वो ऊपर लग रहा था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इसका फिनोमिना आप समझ गए होंगे, कैसे आपका करंट जाएगा तो आपका पॉइंटर कैसे मूव करेगा और कैसे इंडिकेट करेगा कि कितना करंट जा रहा है आपके इंस्ट्रूमेंट में। ठीक, तो ये हो गया आप सभी का PMC। अब चलिए हम PMC में समझाते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क बता देते हैं और डैम्पिंग टॉर्क कैसे लगता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पहले, हाँ ये नहीं बताए हम कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो इसमें फार्मूला निकल के आता है वो आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम शो करते हैं TD से। फोर्स की अगर बात करें तो हम फोर्स निकाले हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड आया है यहाँ पे देखिए NBIL आया है, तो आपका TD बराबर हो जाएगा
बी आई एल इंटू डी। तो आई एल इंटू डी की वैल्यू क्या होती है, ए डायमीटर इंटू लंबाई। जैसे कि कोई ये आपका रेक्टेंगुलर है और इसका ये डायमीटर हो जाए, ठीक, और ये इसका पूरा लेंथ हो जाए, तो अगर हम डायमीटर और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक। तो आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर क्या बोलेंगे, एन बी आई ए। तो इसका फार्मूला देखिए यही होता है, मतलब इसको एग्जाम में जरूर लिख दीजिएगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पीएमसी का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी बराबर एन बी आई ए, ठीक। और जो टी डी प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी के बी के, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क की। तब देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा कैसे, जब आपका पॉइंटर व्हेन पॉइंटर इज इक्विलिब्रियम स्टेट, जब आपका पॉइंटर इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा तब उस समय जो आपकी कंट्रोलिंग टॉर्क रहेगी और आपका डैम्पिंग टॉर्क जो रहेगा उन दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, तभी तो जाकर के पॉइंटर रुकेगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो जैसे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, वो ढकेलता है पॉइंटर को इधर, ठीक, और कंट्रोलिंग क्या टॉर्क क्या करता है, उसको एक प्रकार से खींचता है इधर। तो जब इन दोनों की वैल्यू ढकेलने और खींचने वाली की दोनों टॉर्क की वैल्यू इक्वल रहेगी तभी तो जाके पॉइंटर कहीं एक जगह पे रुकेगा। तो इसीलिए बोला है व्हेन पॉइंटर इज इक्विलिब्रियम स्टेट टी सी बराबर टी डी। टी सी की जो वैल्यू होती है वो होता है के थीटा, जहाँ पे के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और थीटा होता है डिफ्लेक्शन एंगल। अगर टी डी की बात करें, टी डी का हमने डेरिवेशन करके यहाँ पे निकाला है एन बी आई ए, तो एन बी आई ए हो गया और थीटा बराबर आ जाएगा एन बी ए बाई के इंटू आई। तो थीटा बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम जी ले लेते हैं, और आपका इसमें जो थीटा एंगल आता है वो आता है करंट के प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन एंगल आएगा। कहने देखिए डिफ्लेक्शन एंगल जब जीरो पे है तो डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू जीरो है। अब करंट की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन एंगल की भी वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक। कभी 5 एम्पियर करंट है तो इतना डिफ्लेक्शन है, मतलब 5 डिग्री का है। अगर अब 10 एम्पियर करंट जाने लगी तो 12 डिग्री का डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा, ठीक। तो इसी वजह से पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थीटा अनुकमानुपाते आई, इसी वजह से अगर करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्टिंग, ये जो थीटा है ना वो डिफ्लेक्टिंग एंगल है। डिफ्लेक्टिंग एंगल मतलब समझ गए ना कि आपका स्केल है और इंडिकेटर जो जितना घूमेगा और जितना अपनी इनिशियल वैल्यू से दूर जाएगा वही उसका एंगल कहलाएगा, ठीक। तो इसी वजह से देखिए लीनियर होता है, जैसे कि यहाँ पे हम नॉर्मल समझाने के लिए बना दिए हैं। 0 डिग्री इनपुट अगर आपका 0 एम्पियर है तो आउटपुट आपका जो थीटा का अगर बात करें डिफ्लेक्टिंग एंगल के टर्म में तो आपका 0 डिग्री आएगा। अगर 1 एम्पियर है तो 10 डिग्री आएगा, 2 एम्पियर है तो 20 डिग्री आएगा, 3 एम्पियर है तो 30 डिग्री आएगा, 4 एम्पियर है तो 40 डिग्री आएगा, ठीक। जहाँ पे थीटा डिपेंडेंट वेरिएबल और आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने मतलब है आई स्वतंत्र है, अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी कहने मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए थीटा डिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिखा है और आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है, ठीक। तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है ये स्केल जरूर आप लोग एग्जाम में बना दीजिएगा, काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो ये स्केल देखिए कुछ इस प्रकार रहेगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्टिंग, ये देखिए फाई डिफ्लेक्टिंग एंगल और ये आपका इनपुट करंट। तो जैसे जैसे आप इनपुट करंट बढ़ाएंगे आप सभी का डिफ्लेक्टिंग एंगल भी बढ़ेगा, इसलिए लीनियर होगा। अगर कोई कह दे पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है तो आपको लीनियर स्केल बताना है, ठीक। आप इसको भी शो कर सकते हैं, इसको भी, दोनों को डायग्राम को बना दीजिएगा, ठीक। तो आप लोग लिखते रहिए साथ साथ में, और नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीन शॉट करते हुए चलिए, और नहीं स्क्रीन शॉट कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, फिर एक बार और देख लीजिएगा, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, एग्जाम में आप लोग लिख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक। चलिए आगे देखिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो आपका थीटा होता है डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से इसका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक। स्टार्टिंग में क्राउडेड रहेगा फिर बाद में जाकर के ये एक्सपेंडेड हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अब हम बताएंगे आप सभी को, अब ये कंट्रोलिंग हो गया, कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया पीएमसी का। अब हम बताएंगे इसमें डैम्पिंग टॉर्क कैसे लगेगा, कैसे आप जब आपका इनपुट देना बंद कर देंगे तो आपका इंडिकेटर कैसे पुनः अपने इनिशियल कंडीशन पे आएगा और कैसे जाकर के वो एग्जैक्ट एक जगह पे रुकता है, ठीक। तो देखिए डैम्पिंग टॉर्क लगता कैसे, ये ईडी जो हम पीएमसी में डैम्पिंग यूज करते हैं वो ईडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ के हिसाब से जो इंड्यूज ईएमएफ होता है ई बराबर होता है एन डी फाइव बाई डी टी, जहाँ पे डी फाइव बाई डी टी होता है चेंजिंग इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अगर डी फाइव बाई डी टी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा तो आपका इंड्यूज ईएमएफ का भी मान बहुत ज़्यादा होगा, अगर इसमें चेंजेस कम होगा तो आपका इंड्यूज ईएमएफ का मान भी कम होगा, ठीक।
और देखिए जब ई बराबर इस फार्मूले में, एक मिनट, जब इस फार्मूले में हम माइनस लगा देते हैं तो ये हमारा लेंज लॉ शो करने लगता है। ठीक, तो ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। लेंज लॉ ये होता है कि अपना प्रभाव जो होता है, इफेक्ट जो होता है, अपने कारण रीजन का विरोध करता है या फिर बोले तो अपोज करता है। इसको हम कहते हैं लेंज लॉ। ठीक, चलिए अब समझाते हैं कि कैसे डैम्पिंग टॉर्क लगता है। तो यहाँ पे देखिए डैम्पिंग टॉर्क केस नंबर 1। ठीक, पीएमसी में डैम्पिंग टॉर्क बता रहे हैं हम। केस नंबर 1 है कि आप सभी का पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो इनपुट है वो जीरो है, कहने मतलब है आई जो करंट की वैल्यू है वो जीरो है। तो उस कंडीशन में आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की भी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जब कोई करंट जा ही नहीं रहा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला होता है टी डी बराबर एन बी आई ए होता है। ठीक, तो वहाँ पे जब आई की वैल्यू जीरो है तो आपका टी डी का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड एल्यूमिनियम का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। कहने मतलब है एल्यूमिनियम जब करंट जाएगा ही नहीं तो एल्यूमिनियम का जो हम लगाए हैं फॉर्मल या फिर बोले तो डिस्क, उसके ऊपर इंडिकेटर सिचुएट किए हैं, तो वो भी नहीं मूव करेगा। जब वो मूव नहीं करेगा तो एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड तो जा ही रही है, तो उसमें कोई फ्लक्स कटेगा नहीं, उसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो जब देखिए इसकी वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ पे हम समझाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गया, यहाँ पे समझ में आएगा आप सब। ये चीज़ देखिए, जब करंट जाएगा ही नहीं, केस नंबर 1 बता रहे हैं, जब करंट जाएगा ही नहीं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की भी वैल्यू जीरो रहेगी। रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन बोले तो आप सभी का जो डिस्क है, एल्यूमिनियम का डिस्क है वो, और जो पहले से ही परमानेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो डी फाइव बाई डी टी नहीं कटेगा। डी फाइव डी टी मतलब चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तब जब डी फाइव बाई डी टी नहीं कटेगा तो कोई इंड्यूज ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, जब कोई इंड्यूज ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई ईडी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो कोई ईडी करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। चलिए अब हम समझाते हैं। अब यही चीज़ आप सेम देखते रहिए, इसी में हम समझा देंगे, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझिए, अब ये केस 1 लिए थे कि जब आपके इनपुट की वैल्यू जीरो थी। ठीक, अब देखिए अब समझाते हैं, बस यही इक्वेशन पूरा देखते रहिए। जब हम केस 2 लेंगे, जब इनपुट हम कुछ देंगे, मान लीजिए कुछ दे दिए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ठीक, तो उस कंडीशन में डैम्पिंग टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं होगा। जब डैम्पिंग टॉर्क की वैल्यू नहीं जीरो होगा तो आपका पॉइंटर या फिर एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा तो रिलेटिव मोशन की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। जब रिलेटिव मोशन की वैल्यू जीरो नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि फ्लक्स कटेगा, डी फाइव बाई डी टी चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। जब डी फाइव बाई डी टी फ्लक्स कटेगा तो इंड्यूज ईएमएफ भी बनेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फ्लक्स कटेगा तो इंड्यूज ईएमएफ भी बनेगा। इंड्यूज ईएमएफ बनेगा तो उसके कारण एक करंट, स्मॉल अमाउंट की करंट फ्लो करेगी एल्यूमिनियम के डिस्क में, तो उसको हम कहते हैं ईडी करंट। तो ईडी करंट भी बनेगा जब इंड्यूज ईएमएफ की वैल्यू आएगी, तो ईडी करंट की भी वैल्यू आएगी। जब ईडी करंट की वैल्यू आएगी तो आपका एक टॉर्क, देखिए अब देखिए यहाँ पे, यहीं पर रुकिए आप लोग, देखिए ये किसके कारण उत्पन्न हुआ। आई मतलब ईडी करंट किसके कारण उत्पन्न हुआ, ई के कारण, इंड्यूज ईएमएफ के कारण। इंड्यूज ईएमएफ किसके कारण उत्पन्न हुआ, डी फाइव बाई डी टी के कारण। डी फाइव बाई डी टी किसके कारण उत्पन्न हुआ, रिलेटिव मोशन के कारण। रिलेटिव मोशन किसके कारण उत्पन्न हुआ, डैम्पिंग टॉर्क की वजह से। ठीक, तो डियर फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो सॉरी यार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से। ठीक, तो ये हम भी बताए ना, यहाँ पे अब लेंज लॉ अप्लाई हो जाएगा। लेंज लॉ क्या कहता है, प्रभाव कारण का विरोध करेगा। तो यहाँ पे प्रभाव क्या है, आई ईडी करंट है प्रभाव, और यहाँ पे कारण क्या है, किसके कारण से उत्पन्न हुआ है, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण से उत्पन्न हुआ है। तो कहने का मतलब है ये आई अपोज करेगा, अपने जो डिफ्लेक्ट कर रहा है उसके मान में अब कमी लाएगा, इसका अपोज करेगा, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस ये करेगा डैम्पिंग टॉर्क। ये टॉर्क जो टीडी होगा वो अपोज करेगा टीडी, ये मतलब टीडी डैम्पिंग टॉर्क है, और ये टीडी स्मॉल, देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल डी बनाया है और यहाँ पे हमने स्मॉल डी बनाया है, तो ये इसका अपोज करेगा कि तुम कम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लाओ ताकि कम रोटेट हो, कम रिलेटिव मोशन हो, कम डी फाइव बाई डी टी कटे, फ्लक्स कम कटे, कम इंड्यूज ईएमएफ जनरेट हो, ताकि कम ईडी करंट बने। ठीक, तो इसी वजह से ये डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न किया, ये इसका टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपोज करेगा। अगर हम बात करें नेट टॉर्क की, तो नेट टॉर्क टी बराबर होता है टीडी माइनस टीई। ठीक,
तो ये हो गया आप सभी के। वही चीज़ हमने सेम देखिए यहाँ पे हमने बताया है सेकेंड वाले केस में, व्हेन इनपुट इज नॉट जीरो, करेंगे मतलब इनपुट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, तो करंट की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, टी डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। वही चीज़ हमने देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एकदम। तो आप सभी का देखिए, देन एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम का डिस्क है वो मूव करेगा, फ्लक्स स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी फ्लक्स में एल्यूमिनियम का डिस्क मूव करेगा। तो देखिए जब करंट इनपुट हम देंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रिलेटिव मोशन होगा, डी फाई डी टी होगा, आई ई इंड्यूस ईएमएफ होगा, ई डी करंट फ्लो करेगा, और ये कारण इसके वजह से एक टॉर्क लगेगा। अब ये टॉर्क किसका अपोज करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। तो देखिए यहाँ पे हमने वही चीज़ समझाया, ये प्रभाव है, ठीक। और ये किसके कारण उत्पन्न होगा, आई के कारण। आई किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ई के कारण। ई किसके कारण उत्पन्न हुआ है, डी फाई बाई डी टी के कारण। डी फाई डी टी किसके कारण उत्पन्न हुआ है, रिलेटिव मोशन के कारण। रिलेटिव मोशन किसके कारण उत्पन्न हुआ है, नेट टॉर्क के कारण, ठीक। तो ये प्रभाव अपोज किया अपने कारण, मतलब इस आई का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे लेंज लॉ लास्ट में देखिए, स्टार्टिंग में आप सभी का फैराडेज लॉ लगेगा, लास्ट में जब टीडी आएगा तो वो वहाँ पे लेंज लॉ लग जाएगा। प्रभाव अपने कारण का विरोध करेगा, तो जो प्रभाव है टीडी है, इस कारण क्या है इसका, टी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, तो इस टॉर्क की वैल्यू को कम करेगा, ठीक। तो आपका जो पॉइंटर होगा वहीं पे रुक जाएगा, ठीक, एक जगह पे। चलो भैया ये तो समझा लिए हम। उम्मीद करते हैं अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जो बताइएगा कि पीएमसी का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क कैसे लगता है, कैसे इसका प्रोसेस सारा समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, पहले हम ये भी बता देते हैं कि पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके बाद हम चलेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक। यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट है, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंसिटिविटी किसको कहते हैं, तो सेंसिटिविटी बराबर होता है स्मॉल चेंज इन आउटपुट अपान स्मॉल चेंज इन इनपुट होता है, ठीक। सेंसिटिविटी बराबर डेल्टा आउटपुट अपान डेल्टा इनपुट। तो देखिए जो परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल का सेंसिटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की तुलना, ठीक। तो यहाँ पे हमने वही लिख रखा है। एक सेंसिटिविटी फार्मूला ये भी होता है टॉर्क अपॉन वेट रेशियो, टॉर्क अपॉन वेट को कहते हैं सेंसिटिविटी। चलिए आगे, चलिए ये बताना था, ये मेन था डिफरेंस। देखिए जो पीएमसी का टॉर्क अपॉन वेट रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम, हम इसमें एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का भार हल्का होता है, ठीक, और इस पर जो टॉर्क लगता है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल टॉर्क अपॉन वेट की बात करें तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टॉर्क अपॉन वेट को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा तो मतलब इरर कम। सेंसिटिविटी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वाली बात है कि इरर आपका कम हो जाएगा, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, पावर कंजप्शन की वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या होता है, देखिए टॉर्क अपॉन वेट रेशियो ज़्यादा होता है ड्यू टू सेंसिटिविटी हाई। सेंसिटिविटी हाई होने के कारण टॉर्क अपॉन वेट रेशियो टॉर्क अपॉन वेट रेशियो ज़्यादा होने के कारण सेंसिटिविटी हाई होती है। इरर कम होगा, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होगी, पावर कंजप्शन कम होगा, लगभग 25 माइक्रोवाट से लेकर के 200 माइक्रोवाट के बीच में इसमें पावर कंजप्शन होता है, ठीक। चलिए आगे, इन पीएमसी इंस्ट्रूमेंट देयर इज नॉट हिस्टेरेसिस लॉसेस। पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में कोई हिस्टेरेसिस लॉसेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम डीसी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये हम बता दिए थे पहले ही, पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट डीसी को मेजर करता है, ये एसी को मेजर करता ही नहीं, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी है ही नहीं। तो वहाँ पे ना तो ईडी करंट लॉसेस होगा और ना ही हिस्टेरेसिस लॉसेस होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में कोई भी हिस्टेरेसिस लॉसेस नहीं होता है। तो इतना 4 ठो इसका एडवांटेज हम बता दिए। अब हम बताएंगे इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक। तो देखिए, इट कैन नॉट रीड एसी सिग्नल और सिमेट्रिकल सिग्नल। यह एसी सिग्नल को, या फिर बोले तो एसी सिग्नल को हम कहते हैं, सिमेट्रिकल सिग्नल को रीड नहीं करता है, ठीक। ये पहला इसका डिसएडवांटेज है। ये ओनली वन डीसी सिग्नल को मेजर करता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2, इट इज कॉस्टलियर, सम टाइम स्प्रिंग आर यूज्ड एज लीड टर्मिनल। ये कभी कभी कॉस्टलियर होता है। क्यों कॉस्टलियर होता है, क्योंकि इसमें हम स्प्रिंग का यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का भी यूज करते हैं, जो कि महंगा आता है, ठीक। आगे कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो वो आप सबके काम का नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम बताएंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक।
पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमने और लिख रखा है, तो इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बताते हुए आगे निकलेंगे। एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रेंज, एमीटर के रेंज को एक्सटेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो एमीटर के शंट में स्मॉल अमाउंट का एक रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वैल्यू होती है RSH बराबर RM/M-1, जहाँ पे M होता है डियर फ्रेंड आप सभी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर बोले तो मैग्नीफाइंग फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है M बराबर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर होता है न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज। अगर इसका जो हम शंट में स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस इसके एमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं इसका रेंज एक्सटेंशन करने के लिए, इसकी जो वैल्यू होती है फार्मूला वाली, RSH बराबर होता है, RSH मतलब शंट रेजिस्टेंस, RM मतलब ओल्ड रेंज अपॉन M-1, जहाँ पे M क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, M बराबर I/IM, जहाँ पे I होता है न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज। ठीक, ऐसे ही एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर भी आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर, तो अगर जब हमें वोल्ट मीटर, देखिए आप सबके सामने हमने वोल्ट मीटर बना रखा है, तो हमें जब वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना होता है तो इसके सीरीज में हम हाई अमाउंट का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आगे हमने इसके सीरीज में RAC ऐड कर दिया है हाई अमाउंट का। इसकी वैल्यू कितना होता है आगे देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है डेरिवेशन वो होता है RAC बराबर RM, ये डेरिवेशन करने के बाद हमने निकाला है। तो सारा चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि सब चीज़ें बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होगी, आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, बोरिंग हो जाएंगे। अगर आपको एक्चुअल में अगर चाहिए सभी चीज़ें तो कमेंट करके बताइएगा पर्सनल, मतलब कि आपको किस टॉपिक में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के किस टॉपिक से प्रॉब्लम है, हम उस टॉपिक वीडियो बना देंगे आपको अच्छे से। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपको टॉपिक की वीडियो चाहिए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, इस टॉपिक पर हमें डिटेल्स में समझाने की कोशिश करिए, तो हम उस पर वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक, तो ये मोटा मोटा सेमेस्टर के लिए बता रहे हैं ताकि यार आप सभी का सेमेस्टर अच्छा निकल जाए, आप लिख पाएँ एग्जाम में कुछ ना कुछ। ठीक, तो RAC बराबर हो जाएगा RM/M-1, जहाँ पे RM है ओल्ड रेंज और M जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक, जहाँ पे वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है तो पहले बता दिए, ओल्ड रेंज अपॉन न्यू रेंज। तो ये हो गया। अब चलिए हम PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं फटाक से। तो चलिए अब हम बताएंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो देखिए पहली बात, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आप सभी का दो प्रकार का होता है। पहला होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए पहले हम बताते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो ये देखिए अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है। इस डायग्राम को आप लोग एग्जाम में जरूर बना दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट, ये ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला जो दिख रहा है, देखिए अच्छे से, ये जो नीचे वाला दिख रहा है इसका आप लोग डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे एक स्पिंडल लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे पॉइंटर है, इसके बाद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम इसमें यूज करते हैं। ठीक, तो इसका डायग्राम आप लोग बना दीजिएगा। ये हो गया आप सभी का अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए अब हम ये समझाते हैं कि आप सभी का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता कैसे है। तो देखिए इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा कैसे ना, कि जब आपका कोई करंट जाएगा तो ये करंट ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही सेम करंट इसमें जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की वैल्यू जो होती होगी, इसकी इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक आयरन का यूज करते हैं, आयरन को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा करंट आप देंगे वो इतना ज़्यादा इसका जो चुंबकता का गुण होता है उतना ज़्यादा होगा और उसको वो उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये देखिए स्पिंडल है, स्पिंडल कुछ इस प्रकार रहेगा। जब इस चीज़ को ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ तो ये पॉइंटर उधर मूव करेगा, कहने मतलब ये इंडिकेट करेगा। अब आप समझिए जितना ज़्यादा करंट जाएगा ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ये पॉइंटर उतना ज़्यादा मूव करेगा, उतना ज़्यादा रीडिंग को शो करेगा। जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ज़्यादा पता चलेगा कि कितना करंट जा रहा है आप सभी के इंस्ट्रूमेंट से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब समझ चुके होंगे कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका लगेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोलिंग टॉर्क का और डैम्पिंग टॉर्क का। तो डैम्पिंग टॉर्क के लिए यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं और कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यहाँ पे हम आप दोनों यूज कर सकते हैं इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। कंट्रोलिंग के लिए ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रेफर्ड जो करते हैं वो ग्रेविटी कंट्रोल का ही प्रेफर करते हैं। ठीक, ग्रेविटी कंट्रोल को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, तो आगे देखिए आप लोग इसी सीक्वेंस में, यार बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डीप पढ़ाने लगेंगे तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन, तो देखिए यहाँ पे हम बताएं जो अभी बोले हैं जस्ट, देखिए जो करंट की वैल्यू ज़्यादा जाएगी तो फ्लक्स इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा।
तो आप सभी का फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, टीडी बहुत ज़्यादा आएगा, वो पॉइंटर ज़्यादा इंडिकेट करेगा, मतलब डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। जो इसका डेरिवेशन करने के बाद जब आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसका निकालेंगे ना फार्मूला, तो वो इसका आता है टी अनुपात आई स्क्वायर। तो चलिए इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला है वो भी हम बता देंगे अपनी इसी वीडियो में, अभी बस आगे चलते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ें जो आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए जिससे आपको नंबर मिलेगा, वो सारा चीज़ें बताएंगे, उसके लिए आप लोग फ्री रहिए। ठीक, कंस्ट्रक्शन कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है आप सभी का दो प्रकार का होता है। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, इसमें मतलब दोनों यूज कर सकते हैं आप, लेकिन प्राथमिकता ग्रेविटी कंट्रोल को दिया जाता है यहाँ पे। ठीक, ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, पर हम ग्रेविटी कंट्रोल को प्राथमिकता यहाँ पे देते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं हम डैम्पिंग टॉर्क की। तो यहाँ पे देखिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज विद द हेल्प ऑफ एयर चैम्बर एंड पिस्टन। तो यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, एयर चैम्बर और पिस्टन की हेल्प से। ठीक, तो देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये हमने फार्मूला डेरिवेशन किया है, तो फटाक से चलिए हम बिना डेरिवेशन नहीं दिखा रहे हैं, इसका मेन फार्मूला दिखा देते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्चुअल फार्मूला होता क्या है आप सभी के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो जो देखिए यहाँ पे डेरिवेशन करने के बाद जो निकल के आता है आप सभी का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला, वो ये है टी बराबर आई स्क्वायर बाई 2 DL बाई डी थीटा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टी जो होता है आप सभी का, वो थीटा, क्योंकि टी बराबर होता है के थीटा, टी बराबर टी सी, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, टी बराबर टी सी होता है। तो टी बराबर क्या होता है, टी सी बराबर क्या होता है, के थीटा होता है। तो मतलब टी की जगह पे आप थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर हो गया अनुपात आई स्क्वायर। तो इसीलिए ये आई स्क्वायर होता है, इसी वजह से ये नॉन लीनियर होता है, इसका स्केल जो बोले तो नॉन लीनियर होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। ठीक, तो जबकि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या था, टी अनुपात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई था, इनपुट करंट था। लेकिन मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इनपुट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से ये नॉन लीनियर होता है। देखिए इसका स्केल कुछ इस प्रकार होता है। देखिए ये रहा आप सभी का फ्लक्स और ये रहा करंट, ये तो नॉन डिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, क्योंकि जब करंट आएगा तभी ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक, इसलिए डिपेंड है इसके ऊपर। तो ये नॉन लीनियर का हमने स्केल दिखा दिया। और ये देखिए इसका स्केल है। ठीक, इसके स्केल को जरूर बना दीजिएगा। स्टार्टिंग में क्राउडेड रहेगा, उसके बाद एक्सपेंडेड होता चला जाएगा। ठीक, और जबकि उसका पीएमसी का क्या था, हमेशा एक समान था। ठीक, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में बहुत क्राउडेड पास रहते हैं सारे खांचा, उसके बाद फिर बहुत दूर दूर तक होने लगते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पे हम जो पहले बताए थे, जब आपका करंट, मतलब वही है यार कि जैसे स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, तो जो आपका 2 आ रहा है तो 4 हो जाएगा, 3 आ रहा है तो 9 हो जाएगा, और 4 आ रहा है तो 16 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बताने लगेगा। इसीलिए हम इसको नॉन लीनियर स्केल कहते हैं इसका। ठीक, चलिए अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क तो आप लोग समझ ही जाएंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क में है क्या, देखिए आप सभी का यही सब समझाते हैं, यहाँ छोड़िए। देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क हम समझाते हैं। जब आपका इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा तो यहाँ पे देखिए एक हम एक ग्रेविटी कंट्रोल यूज किए हैं। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयरन या फिर बोले तो आयरन का मतलब कुछ वजन चीज़ लटका देते हैं यहाँ पे। जैसे ही पॉइंटर हमारा इधर जाएगा, कहने मतलब ये अट्रैक्ट करेगा, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कहने मतलब अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से स्पिंडल गया हमारा इधर, तो यहाँ पे देखिए दो टॉर्क काम करेगा, एक ओमेगा सी कॉस थीटा, एक काम करेगा ओमेगा सी साइन थीटा। ठीक, तो जो हमारा ये जब इधर जाएगा तो ओमेगा सी कॉस थीटा इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, और जब हमारा ये चीज़ इधर जाएगा तो ओमेगा सी साइन थीटा इसको इधर लाने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो यही है हमारा टी सी अनुपात हो जाता है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, ग्रेविटी कंट्रोल इज in only moving iron instrument when instrument is vertically mounted और इट इज़ यूज इन पैनल। तो कहने मतलब डियर फ्रेंड, ग्रेविटी कंट्रोल यूज हम तभी करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जब आपका इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली माउंटेड हो। कहने मतलब कहीं जगह वर्टिकली रखा हुआ, वैसे रखा है तो वहाँ पे कहाँ ग्रेविटी लगेगा, जब ऐसे खड़ा रहेगा कोई चीज़ तब आप कोई भार लटकाएंगे यहाँ पे, तभी आपका ग्रेविटी ऐसे ऐसे लगेगा। ठीक, आगे देखिए डैम्पिंग टॉर्क किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज। मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ये पूरा डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये पूरा डायग्राम है, ये पिस्टन है, ये एयर चैम्बर है, ये स्पिंडल है, ये पिस्टन है। ठीक, तो चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं पूरा। तो यहाँ पे आप देखिए
आप सभी का समझिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, ठीक। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा तो आपका ये जो इंडिकेटर है ये क्लॉकवाइज इधर मूव करेगा, ठीक। जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पे स्पिंडल है, स्पिंडल क्या करेगा, इस पार्ट को इधर खींचेगा। जब इस पार्ट को इधर खींचेगा तो ये जो पिस्टन है ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो इसमें देखिए गैस भरा होता है, ठीक, एयर चेम्बर है, तो यहाँ पे कंप्रेस होगा एयर। जब ये कंप्रेस होगा तो इसको पुनः ये पीछे की तरफ ढकेलेगा। तो जब पीछे की तरफ ढकेलेगा तो ये पीछे गया, ये पार्ट भी पीछे आएगा। तो कहने मतलब है इस इंडिकेटर पे फिर एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगेगा। तो कहने मतलब है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये क्लॉकवाइज फोर्स लगा था, फिर ये यहाँ पे जब प्रेशर डिफरेंट होगा फिर इसको इधर ढकेलेगा, फिर इस पर एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगेगा, तब जा कर के वहाँ पे जो इंडिकेटर है वो वहीं पे डैम्प हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर बोले तो रिटर्न चला जाएगा, ठीक। एक्शन होगा एक बार, फिर दूसरी बार रिएक्शन होगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये केस नंबर फर्स्ट लिए हैं, जब टी डी की वैल्यू टी सी से ज़्यादा हो और नेट टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक, तब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। देखिए, लेट नेट टॉर्क ऑन पॉइंटर इज पॉजिटिव। पॉइंटर पे जब नेट टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब पॉइंटर का है क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए निकलेगा, ठीक। अगर यही नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो निगेटिव होती तो आपका पॉइंटर निगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करते हुए आता, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द पॉइंटर विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यू टू पिस्टन विल मूव इन साइड चेम्बर द एयर चेम्बर, ठीक। तो हम समझा ही दिया, जो यहाँ पे हम बोले हैं वही सेम चीज़ हम लिखे हैं, तो क्या बार बार यार वही बोलना, ठीक। तो आगे देखिए, दैट इज पी इनसाइड इज ग्रेटर देन पी आउट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंट द पिस्टन विल मूव आउटवर्ड, हेंस एनोदर टॉर्क विल प्रोड्यूस विच विल एक्ट इन अपोजिट। आगे देखिए, डायरेक्शन टू द पॉइंटर नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। तो यही चीज़ हम समझाएं। अब यहाँ पे केस नंबर 2 हम लिए हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू बड़ा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, तो क्या होगा, तो आपका स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज आपका पॉइंटर रोटेट करेगा। जब पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये पिस्टन इधर जाएगा, तो ये एयर चेम्बर का जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा। तो ये जहाँ यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर जब होगा तो ये इसको फिर से नीचे ढकेलेगा। जब नीचे ढकेलेगा तो ये वाला पिस्टन इधर आएगा। जब ये वाला पिस्टन इधर आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा सिस्टम फिट रहता है, मतलब जब ये इधर आएगा तो ये फिर पॉइंटर पे एक क्लॉकवाइज फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे ये डैम्प हो जाएगा, ठीक। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, लेट नेट टॉर्क निगेटिव द पॉइंटर विल मूव इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। जब आपका नेट टॉर्क वैल्यू निगेटिव है तो पॉइंटर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ड्यू टू पिस्टन विल मूव आउटवर्ड, पिस्टन के आउटवर्ड मूव करने के कारण पी आउटसाइड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। पी मतलब प्रेशर है, प्रेशर आउट, यहाँ का वैल्यू प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पी इनसाइड मतलब यहाँ, पी इनसाइड मतलब यहाँ होता है, ठीक। इसके बाद ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंट द पिस्टन विल मूव इनसाइड, हेंस अनदर टॉर्क विल प्रोड्यूस which will act in opposite direction clockwise to the pointer known as damping torque, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा हो सकता है इसको समझ के देख करके आपको एकदम क्लियर हो जाए। जब आपका इधर लगेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क इधर लगेगा, जब आपका टी डी इधर लगेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क इधर लगेगा, ठीक। आगे देखिए, रिपल्सन भी है। रिपल्सन का भी देखिए यार कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप लोग रिपल्सन बस देख लीजिए। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो ये रिपल्सन का डायग्राम है। इस डायग्राम को चाहे तो आप ये बना दीजिएगा, ये डायग्राम रिपल्सन का। ये देखिए पॉइंटर है, ये मूविंग आयरन कॉइल है, इसके बाद ये फिक्स्ड आयरन है, इन दोनों के बीच में कॉइल लपेटते हैं। हम तो कहेंगे इसको ना बना करके आप इस डायग्राम को बनाइएगा, ये ज़्यादा मोर इफेक्टिव है, ठीक। तो इस डायग्राम को बना दीजिएगा। देखिए, ये एयर चैम्बर है, ये पिस्टन है, ये पॉइंटर है, ये रिपल्सन है, ये आयरन है, ठीक, ये बॉबिन है। इसके बाद सारा चीज़ है, इधर सब इनपुट करंट सप्लाई देंगे, ठीक। ये आप सभी का रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। तो आप सभी का मूविंग आयरन हो गया है लगभग। और चलिए हम बता देते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो चलिए यहाँ पे एडवांटेज आप देख रहे हैं, तो देखिए, इट कैन रीड बोथ एसी एंड डीसी सिग्नल। इससे आप इस इंस्ट्रूमेंट से आप एसी और डीसी दोनों को माप सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है, कास्ट आर लो ड्यू टू यूजिंग ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल यूज करने के कारण इसका जो कॉस्ट होता है वो लो होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, टॉर्क अपॉन वेट रेशियो का वैल्यू जो होता है वो कम होता है। इसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है, क्योंकि देखिए जब आयरन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे वेट की वैल्यू ज़्यादा होती है और इसमें टॉर्क कम लगता है, तो इसलिए इसकी ओवरऑल सेंसिटिविटी कम होती है। इसमें एरर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू PMMC इंस्ट्रूमेंट। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी कम होती है, पावर कंजप्शन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक। आगे देखिए, मूविंग आयरन
आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन रीड्स एसी सिग्नल इन रेंज ऑफ 0 से लेकर के 155 हर्ट्ज। आगे देखिए, पीएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट विच पॉइंटेड पॉइंटर। तो जो आपका पीएमसी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल और एमआई का मतलब क्या होता है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों जो होते हैं वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि इसमें हम पॉइंटर का यूज करते हैं। ठीक, तो डियर फ्रेंड, आप सभी का पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पूर्ण रूप से लगभग खत्म हो गया है। बहुत मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होना चाहिए था सेमेस्टर एग्जाम में, जितना कि आप लोग लिख पाएँ और इफेक्टिव रहे काफ़ी, तो वो हम सारा चीज़ बता दिए हैं। और अगर आपको डिटेल्स में कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। आगे आप देख पा रहे हैं, आगे आप सभी का स्टार्ट हो गया यहाँ से इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। हम बहुत सारा चीज़ वो डिटेल्स में सारा चीज़ लिख रखे हैं, तो अगर आप कोई टॉपिक वाइज भी कमेंट करेंगे तो उसमें वीडियो अलग से बना देंगे। तो आगे है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और लगभग डियर फ्रेंड आप सभी का 50 मिनट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर अपलोड कर देंगे। मतलब हम कहे थे चार पॉइंट को बताने के लिए, तो हम आज 2 ही पॉइंट को बता रहे हैं। पीएमसी और मूविंग आयरन हमने बता दिया। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर क्रीपिंग। सिंगल फेज एनर्जी मीटर पूरा डिटेल्स में चर्चा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा है इसका, फिर ये सब डायग्राम भी है आगे चल के, तो बहुत सारा समय लगेगा, इसको अलग पार्ट में बताना पड़ेगा। हमें लगा था कि एक पार्ट में हो जाएगा, ये सब सारा चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, तो इसको डिटेल्स में समझाने में बहुत सारा समय लगेगा, तो इसको अलग पार्ट में वीडियो बना देंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक रहा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए, उस हिसाब से कमेंट करिएगा ताकि आगे का भी पार्ट का वीडियो हम ला सकें। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में रहेगा सिंगल फेज एनर्जी मीटर, क्रीपिंग रूपिंग क्या होता है, और ये रेजिस्टेंस को जो मेजर करते हैं, मेगर और हीट स्टोन और डी शॉर्ट की ब्रिज, ये सारा चीज़ हम बताएंगे। इसको मतलब लगभग हमें लग रहा है कि 5 से 6 पार्ट में वीडियो बनेंगी। तो बस आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे मोटिवेट रह सकें। आप सबके लिए ऐसी वीडियो लाते हैं। तो ठीक है, फिर वीडियो को भी एंड करते हैं। आज की वीडियो पूरा देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार लास्ट में और करना चाहेंगे आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा, अच्छा कॉपी लिखिएगा एकदम मन लगा के। ठीक, तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो पूरा देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।